कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब मिल चुका है। नीतीश कुमार अब सीधे राजभवन जा पहुंचे हैं, जहां पर राज्यपाल से मुलाकात करके वो इस्तीफा देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरी मौजूदगी इस समय विधानसभा परिसर में है। आपको बताते थोड़ी देर पहले यहीं पर नीतीश कुमार थे, इसके बाद वो सीएम आवास पहुंचे और अब राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल से मुलाकात करके वहां पर इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ उनकी मौजूदगी वहां पर रहेगी। नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल दिन में 11:30 बजे का वक्त होगा जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। गाड़ियों का ये काफिला दिखा रहे हैं, भीतर की तस्वीरें जैसे ही सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। राज्यपाल को विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपेंगे। निधि इस वक्त हमारे साथ, हमारी सहयोगी राजभवन से लाइव जुड़ चुकी हैं। निधि, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, सीधी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त राजभवन से दिखा रही हूं। चित्रा, नीतीश कुमार यहां पर पहुंच चुके हैं और इसका सीधा सीधा मतलब यह है, जैसा आपने जिक्र किया कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर विराम लग चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इस सवाल का जवाब मिल चुका है और ये आपको हलचल नजर आ रही है। तमाम जेडीयू, बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पर जुटने लगे हैं। भीड़ जो है वो जुटने लगी है और ये वो है जिसके दम पर इस बार एनडीए बहुमत के साथ 202 का आंकड़ा छुआ है एनडीए ने और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और अब यहाँ से चूंकि संवैधानिक तौर पर जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक पुराना जो मंत्रिमंडल है वो भंग होगा, इस्तीफा देंगे मंत्रिमंडल समूह और उसके बाद फिर नई सरकार बनाने का प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा। तो वो प्रक्रिया जो है वो अंदर शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार अंदर पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़े नेता, चूंकि सेंट्रल हॉल से सीधा नीतीश कुमार के घर एक मार्ग पहुंचे थे और वहाँ लगभग 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ राजभवन पहुंचे हैं। और राजभवन में अब ये चूंकि पीछे का गेट है, एग्जिट गेट है, यहाँ से निकलेंगे जब प्रस्ताव पेश किया जाएगा, प्रस्ताव दिया जाएगा बल्कि कल के शपथ ग्रहण के लिए नई सरकार बनाने का, उससे पहले की ये तस्वीर है। और अब थोड़ी ही देर में जो है तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार के साथ इस गेट से निकलेंगे। तो नीतीश कुमार ही होंगे अगले मुख्यमंत्री जो 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे कल गांधी मैदान में। और उससे पहले की ये तस्वीर, राजभवन के बाहर हलचल तेज है, किसी भी वक्त नीतीश कुमार बड़े नेताओं के साथ बाहर निकल सकते हैं। चित्रा, बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपको बताते चलिए, आज बिल्कुल अलग और अलहदा अंदाज में नीतीश कुमार की तस्वीरें सामने आई, अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए। जरा सोचिए, तकरीबन 20 साल का लंबा कार्यकाल अलग अलग दौर में। सबसे पहले साल 2000 में सिर्फ 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने और उसके ठीक पहले 1985 में पहली बार विधायक बने। 1989 में सांसद बनते हैं, 90 में मंत्री बनते हैं, 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 2005 से लेकिन उनके करियर का जो ग्राफ शुरू हुआ उसको हटाने की, मिटाने की न जाने कितनी कोशिशें की गई, लेकिन नीतीश कुमार अजात शत्रु बिहार के लिए लगातार बने रहे। कल 10वीं बार सीएम पद की शपथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लेने के लिए जा रहे हैं। शशांक हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। शशांक, लगातार हम नीतीश कुमार की तस्वीरें देख रहे हैं, एक अलग ही कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस उस रुतबे का है, उनको हटाने की, गिराने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अजात शत्रु इस बिहार के बने रहे नीतीश कुमार और अब 10वीं बार शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हुई है, गृह मंत्रालय का पद नीतीश अपने पास रखेंगे या भारतीय जनता पार्टी मना लेगी। लेकिन अभी तक माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास ही रहेगा मंत्रालय। और क्या जानकारी, और थोड़ी देर में वो राज्यपाल से मुलाकात करके इस्तीफा सौंपने वाले हैं। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्पीकर पद पर जदयू भी दावा कर रही थी और बीजेपी भी, तो स्पीकर पद जो है वो बीजेपी के पास ही रहेगा और गृह मंत्रालय भी बीजेपी चाहती है। लेकिन 2005 से अब तक ये विभाग नीतीश अपने पास ही रखे हैं और जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि इस बार भी गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा है। और अभी भवन में नीतीश मौजूद हैं। एनडीए के तमाम बड़े नेता, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और नीतीश जो हैं अभी इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। कार्यवाहक सीएम जो है वो कल तक रहेंगे और कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ जो है वो उनका होना है। तो जानकारी है कि 20 मंत्री जो है साथ में जो है वो शपथ ले सकते हैं। तो नीतीश कुमार अभी राजभवन में मौजूद है और जो जानकारी मिल रही है कि करीब 5:30 बजे तक जो है वो अंदर रहेंगे, उसके बाद जो है वो बाहर जो है वो आएंगे। जी
नीतीश कुमार की अपनी बिल्कुल अलग तरह की अलहदा राजनीति रही है। एक दौर में हम सब ने नीतीश कुमार की वो सियासत भी देखी है जब सुबह राजभवन जाकर वो इस्तीफा देते हैं और शाम को फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाते हैं। अपने आप में तमाम उठापटक का दौर भी जारी रहा, लेकिन नीतीश कुमार बिहार का एक ऐसा बड़ा नाम जिन्होंने विकास की जो बड़ी इमारत खड़ी की उसके आसपास दूसरी पार्टी पहुंच नहीं पाई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कामकाज उनकी ओर से किए गए, महिलाएं एक तरफा वोटर उनके बन गए और 2005 से लगातार नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं का मतदान रहा। इस बार 10,000 रुपए जो ठीक चुनाव के पहले उनके खाते में डाले गए, उसके जरिए भी सशक्त महिला वोटर्स ने किस तरह का मतदान किया, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा और एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार में हमेशा उनकी बहार देखने को मिली है 2005 से लेकर अब तक, और फिर से नीतीश कुमार हैं 2025 में भी, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। इसके पहले खास मेहमानों के पास जाएं और महादंगल में बड़ी चर्चा करें। निधि, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, राजभवन में क्या राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो गई है? इस्तीफा क्या उन्होंने सौंप दिया है? क्योंकि ये एक औपचारिकता होती है जिसके बाद नई सरकार के गठन की पहल शुरू की जाती है। निधि। बिल्कुल देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया ही यही है। आर्टिकल 164(2) यही कहता है कि एक बार जब पुरानी मंत्रिमंडल जो है वो इस्तीफा दे देता है, उसके बाद अगले शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक के तौर पर सरकार रहता है। और इस वक्त जो मेरी जानकारी है, अंदर वो प्रक्रिया चल रही है। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा है और नई सरकार बनाने को लेकर के वो दावा पेश करेंगे। तो ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें थोड़ा समय और लग सकता है और इसके बाद फिर राज्यपाल की तरफ से उनको निमंत्रण दिया जाएगा। हालांकि ये सब पहले से तय है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि संविधान से होकर के ये रास्ता गुजरता है। ये भले मूवमेंट पॉलिटिकल है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये सारी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और ऐसे में कल 11:30 बजे का जो समय तय किया गया है शपथ ग्रहण का, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है और इसके बाद नई सरकार बनाने का बहुमत के साथ, चूंकि बहुमत है इनके पास और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता है, बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया जो है वो चल रही है अंदर। चित्रा, ये बड़ी जानकारी दी है निधि ने। राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसी के साथ एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से पेश कर दिया गया है। प्रचंड जनादेश 2010 में जिस तरह का बड़ा मैंडेट मिला था नीतीश कुमार को, तकरीबन उसी तरह के मैंडेट के साथ एनडीए ने शानदार वापसी की है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की आज की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। एक अलग तरह की आत्मविश्वास, ऊर्जा से लबरेज पूरी तरह से दिखाई दिए धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भी, जिन्हें बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 2010 में भी बीजेपी ने इन्हें प्रभारी बनाया था, जब सबसे ज्यादा सीटें, एक तरफ 115 सीटें जेडीयू जीतती है और 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2010 में बहुमत प्राप्त किया था। और अब देखिए 2025 का ये चुनाव, जब माना जा रहा था विपक्षी दलों की ओर से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, पटना में जो मर्डर हुए थे व्यापारी के, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन नीतीश कुमार हर मुद्दे पर भारी पड़े। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की ऐसी छवि जेडीयू की ओर से गढ़ी गई कि उसके आसपास भी दूसरा कोई नेता खड़ा होता हुआ नजर नहीं आता है। 2005 से लेकर आज तक, यानी कि बीते 20 सालों में नीतीश कुमार से बिहार की राजनीति शुरू होती है और नीतीश कुमार पर जाकर ही राजनीति यहां की खत्म होती है। ऐसे अजातशत्रु नीतीश कुमार हैं। एक बार फिर से शशांक, आपका रुख करते हुए, नीतीश कुमार जेडीयू के, अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है किसको कितने मंत्री, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मंत्रालय ज्यादा रहेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, गृह मंत्री नीतीश अपने पास रखेंगे, स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का होगा, 2 डिप्टी सीएम जिनका नाम भी सबसे पहले आपने ही ब्रेक किया था, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनको डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ हो गई है। और दूसरी तरफ राजू तिवारी का नाम आ रहा है, एलजेपीआर से, चिराग पासवान की पार्टी से होंगे एक हम और आरएलएसपी के, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मंत्री बनाए जाने हैं। और राजभवन में इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को नीतीश कुमार ने। शशांक जी बिल्कुल, सौंप दिया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री कल तक रहेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, 10वीं बार कल शपथ लेंगे। देखिए कौन कौन मंत्री हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश के साथ
20 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। आपने नाम लिया चिराग की पार्टी का कि राजू तिवारी ले सकते हैं, तो उनकी पार्टी से एक और मंत्री चिराग की पार्टी से ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। उनका नाम है संजय पासवान, उनका भी जो है वो नाम सामने आ रहा है। 6 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला है। चिराग के 19 विधायक हैं, तो 3 मंत्री पद मिलना है। जो तीसरा है वो आगे चल के मिलेगा, जो विस्तार होना है। तो वही कुशवाहा की पार्टी से उनकी पत्नी जो स्नेहलता है वो मंत्री बनेंगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष MLC हैं, वो अभी भी मंत्री थे पिछली सरकार में, उनको भी जो है फिर से मंत्री जो है वो बनाया जाएगा। अब बात जहाँ तक है बीजेपी और जदयू की, तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा तो बड़े मंत्रालय अपने पास रखेंगे ही, इनको मिलना है। इसके अलावा बीजेपी से जो और मंत्री जो पुराने रिपीट हो सकते हैं उसमें नाम आ रहा है नितिन नवीन का, जीवेश मिश्रा का भी जो है वो नाम आ रहा है। साथ में जो इसमें नाम आ रहा है वो है जनक राम का, और जो नए लोगों को जो मंत्री बनाया जा सकता है बीजेपी कोटे से, उसमें नाम आ रहा है रमा निषाद का। अजय निषाद बीजेपी के पूर्व सांसद की पत्नी है। उसके अलावा श्रेयासी सिंह जमुई से दूसरी बार जीती हैं, उनको भी जो है मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। तो बीजेपी का जो कोटा होने वाला है ना, तो उसमें नए लोग भी होंगे, पुराने लोग भी होंगे, और महिलाओं की भी जो है उसमें उचित भागीदारी होगी। अब बात करें अगर हम जेडीयू की, तो विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, हाँ, मतलब कुल मिलाकर एक तरफ जहां अनुभव को तरजीह दी जाएगी, वहीं जो पुराने चेहरे रहे मंत्रिमंडल में, उनमें बहुत ज्यादा फेरबदल इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हीं चेहरों को लेकर चुनावी मैदान में एनडीए गया और शानदार प्रदर्शन करते हुए तमाम मंत्रियों ने अपनी अपनी सीट बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। लेकिन अनुभव को तरजीह दी जाएगी। महिला वोटर्स ने एक तरफा वोट किया है एनडीए को, महिला चेहरों को भी प्रमुखता दी जाएगी। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगी है, जैसा कि निधिशी और शशांक हमारे दोनों ही सहयोगी बता रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं इस वक्त विधानसभा परिसर के भीतर मौजूद हूँ। आपको बताते चले कि यहाँ पर शाम के 5:07 हो रहे हैं, लेकिन अभी से शाम काफी ज्यादा गहराने लगी है। थोड़ी देर में अंधेरा चारों तरफ हो जाएगा, लेकिन एक नए उजाले की तरफ बिहार जाएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है। अगर आपको इतना प्रचंड जनादेश मिला है तो लोगों की आकांक्षाओं, उनकी अपेक्षाओं को आप पूरा करें। और नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ आ चुके हैं। जेडीयू से अनुप्रिया यादव जी हैं, प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी से नवल किशोर यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सुधांशु त्रिवेदी जी भी राज्यसभा के सांसद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। लोगों ने जो उम्मीदें जताई हैं उनको लेकर अब आप लोगों को नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। ये ऐतिहासिक जनादेश जो बिहार की जनता ने आपको सौंपा है, कहा जा रहा है गृह मंत्रालय को लेकर अभी थोड़ा सा जेडीयू और बीजेपी के बीच रस्साकशी चल रही है। सुधांशु जी, देखिए, मेरा मानना है कि जो जनता ने अभूतपूर्व मतदान किया, ऐतिहासिक मतदान, उसके उपरांत ऐतिहासिक जनादेश दिया है, वो इस बात को प्रमाणित करता है और पुनः आशीर्वाद इस बात के लिए है कि विगत लंबे समय से जिस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य, यानी विकास, समरसता, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान के, इन तीनों चीज़ों के साथ जो आगे बढ़े थे, जनता ने उसमें हमें और आगे बढ़ने का संदेश दिया है। अब देखिए चित्रा जी, जहाँ तक ये मंत्रालय की बात है, पहले कहते थे लोग वो मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रहे हैं नीतीश जी को। हम लोग बार बार कहते थे कि साहब, जब ऑलरेडी सीएम है तब घोषित क्या करना। जैसे नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब 13 सितंबर 2013 को पीएम प्रोजेक्ट किया गया था। अब 1924 में थोड़ी घोषणा की गई थी कि वो हमारे उम्मीदवार हैं, वो हो गया। अब देखिए उसके बाद मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया। तो अब कोई ये बात कहना कि अमुक मंत्रालय, ये मंत्रालय, ये मैं उसी कहूँगा, एक बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शकुनी और मंथरा की वाली विचार भाव से बाहर आना चाहिए उन लोगों को जो भाइयों में लड़ाई लगाने के लिए बहुत सारे शकुनी और मंथराएं घूमते हैं। उस मनोभाव से अलग आकर जनता ने जो जनादेश दिया है, उस विकास और निष्ठा के मनोभाव को आगे बढ़ा के कार्य करना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि ये बिहार का अमृत काल का पहला जनादेश है और उसने जो वातावरण निर्मित किया है, आने वाले अमृतमय भविष्य का एक दूसरा अध्याय या एक नया अध्याय इस सरकार के शपथ ग्रहण से प्रारंभ होगा।
एक नया अध्याय आप लोगों को लिखना होगा, क्योंकि बहुत सारे पैमाने पर बिहार अभी भी देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले गरीब, पिछड़ा नजर आता है। बहुत सारी समस्याएं, मजदूरों का पलायन, इसको लेकर नए सिरे से सरकार को अपना रोड मैप बनाना होगा। लेकिन अब डॉक्टर नवल किशोर यादव जी आपके पास आते हुए, प्रचंड जनादेश है नीतीश कुमार के चेहरे पर, यहाँ पर शानदार तरीके से मोहर लगा दी है जनता ने। किस तरह से नई सरकार को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे नवल किशोर जी आप? नहीं, शुभकामना देने के लिए तो आप हैं ही, और शुभकामना क्यों नहीं दिया जाए, शुभकामना जरूर दिया जाएगा। जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि ये अमृत काल का नया अध्याय है, जरूर नया अध्याय है। इस नया अध्याय में क्या जो लोग 20 साल से बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, क्या पलायन का समस्या दूर होगा, क्या अमित शाह जी ने जो कहा था कि अब आएंगे तो 25 चीनी मिल खोलेंगे, जो बंद चीनी मिल है 20 साल से उसको हम खोलेंगे। इन तमाम तरह के प्रश्नों के पर हम लगातार सदन से लेकर संसद तक याद दिलाते रहेंगे और संघर्ष करेंगे। और इस सरकार को, नई सरकार को हम बात करेंगे कि जो काम उन्होंने चुनाव के कुछ दिनों पहले किया, 10,000 रुपया देने का काम किया जो महिलाओं के खाते में, और लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश किया और उसको प्रभावित किया, और चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन हम लोग लगातार इस पे अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, और धोखा अगर देने का प्रयास करेंगे तो हम लोग सामने खड़े रहेंगे। बधाई के पात्र तो जरूर हैं, क्योंकि पहले जनादेश को मैनेज किया जाता था, चुनी हुई सरकार को चुराए जाते थे, अब मतदाता के मतदान को ही चुराया जा रहा है। तो इसमें बधाई क्यों नहीं दिया जाए। हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो हमें कुछ इससे रिजल्ट सामने आ गया है, नीतीश कुमार जीत गए, एनडीए की प्रचंड सरकार बन गई, सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिले, तो नंबर 1 पार्टी सीटों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी बन गई। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू जो पिछली बार 43 पर थी, इस बार 85 पर पहुंच गई। मतलब सबके खाते में आप भी तो वोटों के लिहाज से आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। पार्टी के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई। जेडीयू पिछली बार से 2 गुनी सीट जीत गई। चिराग पासवान को पिछली बार 1 मिले थे, इस बार 20 सीट 19 सीट मिल गई। तो आप देखिए सबके खाते में कुछ ना कुछ बिहार की जनता ने डाला है, और सबका अब भविष्य तय कर दिया है कि आपको बिहार के लिए कैसे संघर्ष करना है, क्या रोड मैप बनाना है। मैं आपके पास आऊंगी, निधि श्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निधि श्री, राजभवन में इस्तीफा देने के बाद, सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करने के बाद नीतीश कुमार वहां से निकल गए हैं, क्या जानकारी, क्या खबर निधि? बिल्कुल, नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा मंत्रिमंडल भंग करने के बाद, और उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। और इस वक्त तमाम काफिला आपको नजर आएगा। चित्राइए, नीतीश कुमार अपने घर एक कड़े मार्ग पहुंच चुके हैं। लगभग 5 मिनट पहले नीतीश कुमार यहां पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो प्रक्रिया थी, जो औपचारिकताएं थी नई सरकार के गठन से पहले, वो पूरी कर ली गई हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले की ये तस्वीर कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और उनको अब कल के लिए निमंत्रण दिया गया है, कल सुबह आप शपथ ग्रहण के लिए। और उसके बाद सुबह 10:30 बजे गांधी मैदान नीतीश कुमार पहुंचेंगे, और वो तमाम चेहरे जो कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो ये हमारे साथ जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से ये नीतीश कुमार का आपने तस्वीर लगा रखी है। पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती है। आज के मौसम में जो 10वीं मरतबा हमारे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे, आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अब पीएम मोदी और सीएम नीतीश के दीवाने को समझाए ना दुनिया, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। कुल मिलाकर ये जो कहना चाह रहे हैं, 2005 से एक स्थायी चेहरा बिहार में सीएम का कोई है तो वो नीतीश कुमार का है। बिहार की राजनीति की धुरी अगर किसी के इर्द गिर्द घूम रही है तो वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है, और प्रासंगिक पहले भी थे, आज भी हैं। और ये चूंकि कार्यकर्ता हैं जेडीयू के लंबे समय से, और ये अपने तरीके से शेर व शायरी के अंदाज में नीतीश कुमार के प्रति जो दीवानगी है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज की तारीख में हाँ, लेकिन उन्होंने जो बात कही है निधि, वो बात तो बड़ी दूर तक जाएगी। सीधे सूरज से तुलना करते हुए और नीतीश कुमार को कुर्सी से हिलाना, ये तो बिल्कुल सही बात है। जब भी बिहार की राजनीति मौजूदा वक्त की लिखी जाएगी इतिहास के अक्षरों में, तो फिर उसमें नीतीश कुमार को किन रूपों में याद किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि नीतीश कुमार इधर रहें चाहे उधर रहें, जनता का प्यार
अटूट उन पर लगातार बना रहा। जनता ने हमेशा नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा जताया और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ आ गए, ये डबल इंजन की सरकार ने कमाल कर दिया है और शायद उसी कमाल का ये जनादेश है जो 202 में कन्वर्ट हुआ है। इसके पहले कि मैं बाकी लोगों की बात चाहूँ, सुधांशु जी, एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी। आरजेडी के प्रवक्ता को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं महिलाओं के खाते में जो घूस के तौर पर रकम डाली गई है 10-10 हज़ार, ये उसका नतीजा है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, ये उसका नतीजा है। और भी तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने आप लोगों पर तंज कसा है, आरोप लगाए हैं। सुधांशु जी, इस पर जवाब आपका। देखिए, मैं दो बात कहना चाहता हूं। अगर कोई ये कहे कि महीने की पहली तारीख के बाद अगर 6 तारीख और 11 को चुनाव हो तो कल के दिन कोई कहे कि तनख्वाह नहीं आनी चाहिए, हर महीने की आती है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं आनी चाहिए, विधवा पेंशन नहीं आनी चाहिए, भाई साहब वो तो आएगी, अन्यथा क्या उनको हम 15 दिन के लिए पीछे रखें? तो महिलाओं को जो किस्त मिलनी थी वो मिली। मगर एक गहरी बात समझिए, महिला वो नहीं है कि आपको लगा कि 10,000 रुपए की किस्त से प्रभावित होने वाली है। नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं को साइकिल देने से लेके, जिस प्रकार से पुलिस में रिप्रेजेंटेशन देने से लेके, सरकारी सेवाओं, ग्राम पंचायत सब में जो मिला था, और प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में उज्ज्वला योजना से लेके, शौचालय योजना से लेके, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके, मुद्रा योजना से लेके, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, इन सारी चीजों ने एक विश्वास बनाया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शराबबंदी के कारण घरेलू हिंसा में भारी कमी हुई, इससे महिलाओं के मन में एक आत्मविश्वास आया। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है उसका सबसे पहला आघात महिला पे होता है, और खासकर कमजोर वर्ग की महिला पे होता है। जो थोड़ा भी संपन्न है वो अपने वाहन से, ऑटो से, मोटरसाइकिल, स्कूटर से जा सकती है, पर वो गरीब महिला जो जा रही होती है उसके साथ यदि छीना झपटी या छेड़खानी होती है तो जात देख के नहीं होती है, वहां पे वो सिर्फ महिला होती है। उसमें जो एक कॉन्फिडेंस मिला था उसने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमें यहां तक पहुंचाने में। हमें इस बात को समझना चाहिए, और केवल दूसरी दृष्टि से भी मैं कहूं नवल किशोर जी के लिए कि अमृतकाल का तो पहला चुनाव था ही था, मगर लालू प्रसाद यादव जी की फोटो के बगैर लड़े जाने वाला भी ये पहला चुनाव था। और अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी की पहली परीक्षा उनके लिए वाटरलू साबित हुई। और दूसरी बात यह भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार का एक परिवर्तन आ रहा है देश में, अब आप उसको एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। आपको लग रहा है कि आप कहेंगे कि सबको एक सरकारी नौकरी दे देंगे, तो मैं कहना चाहूंगा ये माता सीता और भगवान बुद्ध का प्रदेश था, इसे कोई बुद्धू समझने का प्रयास ना करे कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी। और अब मैं देखिए चुनाव समाप्त हो गया है चित्रा जी, तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब भारत के युवा को इस अमृत काल में इस मानसिकता से भी निकलना पड़ेगा कि सिर्फ नौकरी ही मेरे लिए सब कुछ है, मतलब मैं और कुछ जीवन में करने की सोच ही नहीं सकता, और उसमें सिर्फ सरकारी नौकरी, ताकि बंधी बधाई नौकरी और बंधी बधाई जिंदगी, और मैं अपने जीवन में कुछ दूसरा नहीं सोच सकता। दुनिया में विकसित देश बनना है तो एक भी विकसित देश ऐसा नहीं है जहां के यूथ का एस्पिरेशन सिर्फ सरकारी नौकरी होता हो। इसलिए मैं कह रहा हूं ये भारत बदल रहा है, मगर हमारे विपक्ष वाले लोग शायद उसे समझने में नाकाम हो रहे हैं, इस कारण से यह समस्या आ रही है। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि दुनिया बदल रही है, बिहार बदल रहा है, लेकिन विपक्षी दल अजय उपाध्याय जी इसका जवाब दे दीजिए। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, सुशासन बाबू की जो छवि है, भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाना है, नीतीश कुमार का जब ऑडियो वीडियो सामने आता है जिसमें वो अपील करते हैं बिहार की जनता से कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, मैंने परिवारवाद की राजनीतियों को आगे नहीं बढ़ाया, मैंने जनता का एक एक रुपया जनता के लिए खर्च किया, ये उसका असर है। और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर केंद्र ने न जाने कितनी योजनाएं यहां पर दी हैं। आप यहां पर रोड देखिए, बिजली देखिए, तमाम चीजों पर कामकाज किया गया है। अजय जी, आप उसको कैसे खारिज करेंगे और अव्यवहारिक नौकरी का वादा कर देंगे? जनता को समझ में आ जाएगा। वैसे भी गृह मंत्री ने इसी बिहार की धरती पर कहा था कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो उनको अगर ये समझाया जाए कि 3.25 करोड़ परिवार में हर सदस्य को नौकरी मिल जाएगी तो ये एक अव्यवहारिक वायदा था। अजय उपाध्याय जी। चित्रा जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात कि इस सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा, नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत तौर पे और हमारी पार्टी की ओर से भी, आपके सभी दर्शक और जनता दल यूनाइटेड और जो भाजपा के लोग हैं सबको बधाई इस बात के लिए कि अप्रत्याशित जीत हुई है। इस अप्रत्याशित जीत के साथ एक मजबूत सरकार की आशा बिहार वासियों ने की है। मजबूत सरकार रहे, मजबूर सरकार न बने, इसकी पूरी तरह से मैं प्रयास करूँगा। और हम सब चाहेंगे कि ये सरकार जनता के हित में, जनता ने जिस आशा के साथ दिया है वोट, उसी के अनुरूप जो वादे हैं सरकार के, उन वादों को पूरा किया जाए। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा
कि भाई सरकारी जॉब के बारे में आशा न करें। 1 करोड़ सरकारी जॉब की बात इस वादे में की गई है संकल्प पत्र में, तो अभी पलटने का प्रयास ना हो। नीतीश जी से पूरी आशा है वो अब नहीं पलटेंगे, यदि वो पलट गए तो केंद्र की कुर्सी पलट जाएगी, तो ऐसी मुझे पूरी भरोसा है। दूसरी बात जो आपने कहा भ्रष्टाचार की, अब चूंकि चुनाव बीत गया है, सच बात है, अब उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात पर तो जरूर चर्चा होगी कि 27 पुल यदि 9 महीने में गिर जाता है तो ये रेशियो क्या कहलाता है, क्यों गिर गया, क्यों चूहा महाराज पर मुकदमे हो जाते हैं अफसरों के द्वारा, अफसरों के घर में इतने यदि नोटों के गद्दी मिलते हैं, तो आखिर राज तो वही है, उसी राज में सब हुआ है। एक CAG के जो रिपोर्ट आई है, हमारी तो सरकार नहीं है, उन सब चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, और कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हुए हैं। दूसरी बात उप मुख्यमंत्री की बात आई है, हम लोग चाहते हैं इसमें बहुत सारे अति पिछड़ों का भी सहयोग हुआ होगा, तो एक अति पिछड़ों का भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नीतीश कुमार जी उसके नेता हैं, साथ में दलित समाज को, चलो मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज को नहीं बनाएंगे, लेकिन दलित समाज का एक चेहरा जरूर बिहार में आना चाहिए। इससे जो है सभी समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और इससे बिहार के समग्रता के साथ न्याय की बात जो की जाती है वो न्याय मिलेगा। सरकार किसी की भी हो उसको देना बिल्कुल चाहिए। आपकी सही है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके बड़े नेताओं को प्रतिनिधित्व मजबूती से बड़ी कुर्सियों पर मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने भी वो 2% वाले VIP के सहनी जी को डिप्टी CM घोषित किया था, अब आप कह रहे हैं नहीं कोई दलित चेहरा बड़ी कुर्सी पर बैठे, तो आप लोग भी चुनाव के दौरान वादा करते कि कोई बनेगा तो दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर हम जीते तो फिर किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब इन लोगों में ताक-झाक आप लोग खूब कर रहे हैं। आपके पास भी तो मौका था ना, पहले ऐलान कर देते, फिर आप लोग उम्मीद करते हैं। और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान की पार्टी तो है दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ रामविलास पासवान जी की भी पार्टी है, मांझी जी की भी पार्टी है, दोनों में से किसी एक दलित को बनाया जाना चाहिए, अच्छा लगेगा। हालांकि इनका प्रेरोगेटिव है, सरकार इनकी है, जनता ने इनको चुना है, हम तो एक सुझाव के तौर पे ये बात कह रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? डिप्टी CM में एक दलित को आए तो अच्छा रहेगा दलित समाज में, इनके लिए और बिहार की जनता के लिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, अति पिछड़ों में यदि किसी को दिया जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। देखिए मुस्लिम नहीं देंगे, निषाद इनको दिक्कत है, कोई बात नहीं, निषाद भी अति पिछड़ा में आता है, हमने अति पिछड़ों के कारण ही उस बात को रखा था। तीसरी बात जो अंतिम बात है, नौजवानों पर अब लाठी डंडे नहीं चलेंगे, ये हम आशा करते हैं नीतीश कुमार जी के प्रशासन से। और साथ में रोजी रोजगार के लिए जो उन्होंने वादे किए हैं संकल्प पत्र में, चाहे वो परमानेंट संविदा वालों को, कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर हैं उनको, या आंगनबाड़ी में जो काम करती हैं उनको, उन सबको अस्थायी करेंगे। 2 लाख रुपए जो जीविका दीदियों को देना है वो भी जरूर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। और 1 करोड़ जॉब जो है उसको देने का जो वादा है वो वादा पूरा करेंगे। अभी 5 लाख जॉब खाली है, मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद जरूर करना चाहिए। बधाई देनी चाहिए, एकदम बधाई भी दे रहा हूँ, अच्छा पूरी बधाई दे रहा हूँ, पूरी बधाई दे रहा हूँ। हनीमून पीरियड है, अभी 2-1 महीने मजबूती से एकदम सरकार के पूरे साथ सरकार कदम के से कदम साथ, मिलाकर पूरे आगे सरकार बढ़ेगा के साथ। ताकि बिहार विकसित राज्यों की सूची में शामिल हो पाए। हाँ ठीक है, ठीक है, आज तो खुशी का मौका है ना, आज तो मतलब इनकी कहा जाता है कि अगर दुश्मन सही लेकिन उसकी खुशी का मौका हो तो उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको प्रचंड जनादेश इसी वजह से दिया है। ठीक है, मैं एक बार अनुप्रिया जी की टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। अनुप्रिया जी, अब ये 2-2 लाख रुपए ये गले की फांस ना बन जाए, क्योंकि विरोधी दलों की ओर से कहा जा रहा है जिन महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाले गए हैं, अब 2 लाख रुपए उनके खाते में कब आएंगे, इसका हम सभी को इंतजार रहेगा। अनुप्रिया जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपके मंच के से मैं बिहार की जनता को बधाई देती हूं कि आपने विश्वास वाली सरकार और काम करने वाली सरकार को आपने चुना। देखिए, अजय उपाध्याय जी बहुत चिंता कर रहे हैं, मुझे लगता है यही चिंता इनको अपने महागठबंधन और कांग्रेस की करनी चाहिए थी, तो शायद आज ये विपक्ष में मजबूत विपक्ष के रूप में होते, इतने कमजोर विपक्ष नहीं होते। और ये मैं इनको बता दूं कि आप चिंता नहीं कीजिए बिहार। नीतीश कुमार जी की, जैसा कि चित्रा जी आपने भी कहा कि जरूर इन्होंने भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जी ने अलायंस को बदला है, लेकिन जिस अलायंस में नीतीश कुमार जी रहे हैं उसी अलायंस को बिहार की जनता ने चुना है। और ये क्यों चुना है? क्योंकि नीतीश कुमार जी जो कमिटमेंट करते हैं उसको डिलीवर करते हैं। अब इनको मैं बता दूं कि आप इतनी चिंता महिलाओं की कर रहे हैं, इतनी चिंता जाति की कर रहे हैं, यही आपकी जो फूट डालो राज करने की जो नीति आपने अपनाई है, इसी को बिहार की जनता ने दरकिनारा किया है। बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी ने कैसे बिहार में जातीय आधारित जनगणना कराई,
उसके हिसाब से उसके बाद उन्होंने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। हालांकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में हम अपील भी कर रहे हैं कि हमें यह मौका दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि बिहार की मुख्य धारा से जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें आरक्षण देकर के उन्हें और विकास की ओर ले जाना है, पहली बात। अब इन्होंने कहा महिलाओं के बारे में। चित्रा जी, आज जिस तरह का रिजल्ट रहा, आपको पता है कि बिहार की जनता ने आज तय किया है कि जाति बड़ी बात नहीं है, जाति से बाहर निकल के बिहार की महिलाओं ने आज डिसाइडिंग वोटर के रूप में काम किया है। ये सभी के लिए आश्चर्यचकित था। जो ये चिंतन कर रहे थे, ये चिंतन कर रहे थे जाति की, ये चिंतन कर रहे थे धर्म की, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक सूत्रीय उनका काम का तरीका है कि ना सुशासन की सरकार है, ना हम किसी को बचाते ना फंसाते। सुशासन की सरकार का अर्थ यह होता है चित्रा जी कि सभी के साथ न्याय हो। तो महिलाओं के साथ में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण दे जो उनको राजनीतिक रूप में दिया, उन महिलाओं को रोजगार के लिए जीविका चालू किया। और मैं आश्वस्त करती हूँ कि बिहार की जनता भी जानती है, मैं भी जेडीयू की कार्यकर्ता होने के नाते जानती हूँ, और मैं अपने मुख्यमंत्री को जानती हूँ कि उन्होंने जब बेटियों से, महिलाओं से वादा किया है कि आपको हम जिन भी बेटियों को, जिन भी महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया रोजगार के लिए, उन्हें सिर्फ 2 लाख की राशि भी नहीं, उन्हें वो प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा जो अगर वो सक्षम नहीं होंगी कहाँ मार्केट लगाना है, उनको प्लेटफॉर्म भी देंगे, पैसा भी देंगे। और ये पलटने की जो आप बात कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी, पलटते आप हैं। कैसे आप लोग फ्रेंडली फाइट किया, आप लोगों ने फैमिली फाइट किया, तो ना चिंतन वहां कीजिए, बिहार की चिंता मत कीजिए। बिहार की चिंता जनता ने स्वतः किया है, तभी आपको 90 में बिहार की जनता ने बाहर किया और 2005 से लालटेन की लौ नहीं जली है। आपको जब मौका मिला, ये नीतीश कुमार जी की देन थी। एक बात, दूसरी बात मैं कह रही, नौकरी के बारे में कहा इन्होंने, सुधांशु त्रिवेदी जी की बात में कहा कि मुख्यमंत्री जी पलटे नहीं। हमारा मैनिफेस्टो ये था कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, जैसा कि 2020 में हमने कहा था 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार। आज वो आंकड़ा 12 लाख लोग बिहार में नौकरी करते हैं, उन 39 लाख यहाँ पर रोजगार है, जिसमें से 24 लाख महिलाएं रोजगार करती हैं। तो हमारा कमिटमेंट यह है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। देखिए, हम वही कमिटमेंट करते हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। अब हर घर नौकरी, नौकरी के बदले जमीन, ये तो आपका चार है, चरित्र है, जिसे बिहार की जनता ने नकारा है और नीतीश कुमार जी पे पुनः विश्वास किया है। ठीक है, इसी वजह से उनको जनता ने नकार दिया, आपके वायदों पर भरोसा किया। जब कोई पार्टी जीतती है तो यकीनन बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, और ये बात भी सही है कि कम से कम जिस तरह का मैंडेट है, बार बार बिहार को कहा जाता है कि जातिवादी राजनीति के लिए बिहार जाना जाता है, लेकिन जिस तरह का प्रचंड जनादेश एनडीए को गया है, तमाम जाति की दीवार को तोड़ते हुए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा जताते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों ही एक कार्यक्रम में कहा था कि बार बार जब ये आरोप लगाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो हम चुनावी मोड में नहीं, हम लोगों से इमोशनली जुड़ते हैं, इमोशनल कनेक्शन स्थापित करते हैं। उसके बाद जनता एक बार जुड़ जाती है तो फिर कई राज्यों में, सिर्फ बिहार ही नहीं, कई अलग अलग राज्यों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिपीट होती हैं। लेकिन सुधांशु जी, चूंकि बिहार में अब तक आपका एक भी बार मुख्यमंत्री नहीं रहा है, और बिहार को लेकर ये कहा जाता है कि चाहे रोजगार का पैमाना हो, नौकरी हो, पलायन हो, मजदूरों का जो बहुत बड़ी तादाद में, और हमेशा छठ के ठीक पहले जब हम इतने भर भर के मजदूरों को बिहार आते देखते हैं तो यकीनन एक चिंता होती है। उद्योग धंधे लगाना और जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको खोलना, ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब रहने वाली है, क्योंकि इसी वजह से इतना बड़ा जनादेश एनडीए को मिला है इस बार। सुधांशु जी। जी, निश्चित रूप से हमारे आगे की जो भी योजना है वो इसी पर आधारित होगी, क्योंकि ये सही है कि बिहार विकसित मार्ग के ऊपर बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इस विचार से बाहर निकले। जो तथाकथित बीमारू राज्य थे उनमें आज बिहार की ही स्थिति सिर्फ ये है कि वो पीछे है, मगर बाकी राज्य बेहतर स्थिति में है। मगर बिहार था कहाँ ये भी समझिए, केवल 22% इलेक्ट्रिसिटी कवर था। पटना शहर में भी केवल 5-6 घंटे बिजली आया करती थी, आज 100% इलेक्ट्रिसिटी कवर है और 23 से लेकर 24 घंटे तक बिजली आती है। एक दौर ये था बिहार में, याद करिए, हमारी सरकार आने के बाद भी कुछ साल तक 2005 के बाद रहा है कि मोबाइल चार्ज कराने के लिए 20 रुपया लोग लेते थे, क्योंकि जिनके यहाँ इन्वर्टर होते वो होते थे जनरेटर, वो मोबाइल चार्ज करने को देते थे, क्योंकि बिजली तो आती नहीं थी, तो मोबाइल आदमी कहाँ से चार्ज करे। वहाँ से लेके फिर अब वो चुनाव समाप्त हो गया, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि कितनी, हम 6,700 रुपये आय थी प्रति व्यक्ति आय, वो 69,000 पे पहुँची, और जो बजट था 23,000 करोड़ से 3,17,000 पे
पहुंचा, सड़कों का जाल बुना। अब अगले स्टेज के ऊपर IIT आई, IIM आया, एम्स आया, वो सारा विषय अपनी जगह है। मगर मैं जो आगे एक बात ये भी कहना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता उपाध्याय जी हैं, उन्होंने दलित की बात कही, तो बिहार के संदर्भ में एक फैक्ट ध्यान आता है। चित्रा जी, इस देश को पता है कि इस देश का पहला दलित रक्षा मंत्री कौन था? बाबू जगजीवन राम। 1971 के युद्ध के समय बाबू जगजीवन राम इस देश के रक्षा मंत्री थे। 71 की लड़ाई का सारा श्रेय सिर्फ इंदिरा जी को देना, आज तक आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा कि बाबू जगजीवन राम का कभी नाम लिया जाए। क्यों भाई? राहुल गांधी खड़े होकर ये कहने लगेंगे डिफेंस सर्विसेज में दिखाओ भाई कहां पे है SC ST OBC, और जब SC रक्षा मंत्री आके बैठा हुआ उसे धेले भर का क्रेडिट नहीं देने का प्रयास करना निश्चित रूप से ये उस दोहरे चरित्र को दर्शाता है। और जो आप जातिगत समीकरण की बात करते हैं चित्रा जी, मैं कोई जातियों में वैमनस्य नहीं पैदा करना चाहता, पर एक उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूं। मुकेश सहनी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि जो मल्लाह समाज है उसकी अक्सर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा होती है, इसलिए वोट ट्रांसफर करने में समस्या आ रही है। यानी यह साफ दिखाई पड़ रहा था कि नेता आपके ऊपर तो मिल गए थे, पर कार्यकर्ता और धरातल पर आपका मतदाता समूह एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। जबकि जो हमारे साथ के लोग थे, चाहे हमारा समर्थक वर्ग हो, जदयू का हो, LJP का हो, इन सब के बीच में एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री थी। तो इसे भी समझना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा, नीतीश कुमार जी एक मामले में अलग है। देखिए, वैसे अनुप्रिया जी ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया, 1 करोड़ रोजगार प्लस, हमने नौकरी प्लस रोजगार कहा था। नीतीश कुमार जी एक मामले में अलग है। आज देखिए, जो समाजवादी परिवार था, इसको जनता परिवार कहते थे, यूपी में सपा उसी का हिस्सा है, राजद और जदयू उसी का हिस्सा है, बीजू जनता दल उसी का हिस्सा है, और JDS कर्नाटक में। मगर लोहिया जी ने, ये लोहिया परिवार के लोग हैं, लोहिया जी ने एक बात कही थी कि नेताओं को 2 चीजों से बच के रहना चाहिए, संपत्ति और संतति, यानी पैसा और परिवार। और अगर आप देखें, सिर्फ नीतीश कुमार जी एकमात्र हैं उस लोहिया परिवार के व्यक्ति जिन्होंने संपत्ति और संतति, इन 2 से अपने को दूर रखा। और यही भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने भी कहा था। तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में यदि समाजवाद की आज कोई वास्तविक विरासत का उत्तराधिकारी है तो वो जदयू ही है। और इसीलिए राष्ट्रवाद की धारा के साथ उनका वो सामंजस्य, जिसे 1969 में दीनदयाल जी और लोहिया जी के बीच में हुआ था कि राष्ट्रवादी समाजवाद और समाजवादी राष्ट्रवाद, वो देखने को मिलता है। बाकी सब तो संतति और संपत्ति में ऐसे डूब गए कि वैसे तो ये अंदरूनी मामला है। ऑन द लाइटर नोट में कहूं कि कांग्रेस के विधायकों की संख्या लालू प्रसाद यादव जी के बच्चों से कम रह गई है, पर लालू जी के परिवार में जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके बाद देखना पड़ेगा, केवल इंटरेस्ट का विषय रहेगा, कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा होगी या लालू जी के साथ खड़े रहने वाले उनके बच्चों की। नवल किशोर जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। अब यकीनन चुनावी हार के बाद जिस तरह का सिर फुटअव्वल शुरू हो गया, परिवार ही पार्टी, चूंकि उनके परिवार के ही ज्यादातर सदस्य बड़े बड़े पदों पर हैं, इस वजह से ये सवाल तो पलट कर पूछा जाएगा ना नवल किशोर जी? ये जरूर पूछा जाएगा। जिनके परिवार होंगे या जिन्होंने परिवार बनाया ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में देखेंगे तो उनके परिवार के लोग क्या करते थे, वो सब कुछ पूछा जाएगा। सवाल देखिए, इस अभद्र टिप्पणी पे मैं क्या कहूँ सुधांशु जी को। सुधांशु जी जो बात बोल रहे थे, असली बात उनको बताना चाहिए था कि पहली बार संघ परिवार के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो जनादेश को लूटा, वो जनता पार्टी के सरकार में लूटा और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। दूसरा बात जो जाना है देश को लूटा, वो 1990 में जब मंडल कमीशन लगा तो कमंडल लेकर भागा। और तीसरी बार 1996 में जब नीतीश कुमार जी बुरी हार के शिकार हुए 1995 में, तो उन्होंने, समाजवादी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका इतिहास और वर्तमान दोनों समाजवादी हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपराध अब उन्होंने अपने जीवन में किया, तो उन्होंने स्थापित किया संप्रदायवाद को, कम्युनलिस्ट और फासिस्ट फोर्सेस को बिहार में स्थापित किया। ये अपराध के लिए बिहार की जनता ही नहीं, पूरे समाजवाद उनको कभी माफ नहीं करेगा। और कभी कभी जब उनको यह चीज़ जब उनको याद आता है, ख्याल आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बोलते हैं। 2022 में बोला उन्होंने, 2014 में बोला, 2015 में बोला। अगर सुधांशु जी को कभी कभी शर्म आता होगा तो बताएंगे। मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में अगर MIM आप लोगों को RJD कांग्रेस पार्टी को हराते हुए वहां पर 5 सीटें, ये सब आपको भी मालूम है, 11 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं, जिनमें से 5 MIM के ही हैं। तो फिर आपको भी देखना होगा कि विकल्प के तौर पर MIM को मुसलमान क्यों पसंद कर रहा है।
आप अच्छा नहीं, अब जीत का अवसर है, जीत का अवसर है। जब कहा जाता है कुछ शुभारंभ हो रहा हो तो कम से कम शुभ शुभ बोलते हैं। देखिए बिहार है तभी पार्टियां हैं तो आप लोग हैं, लेकिन बिहार सबसे पहले होना चाहिए और बिहार के विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए, रोजी रोजगार के वायदे पर इंप्लीमेंट करने के लिए जनादेश प्रचंड मिला है एनडीए को। उम्मीद यही कि नई सरकार जो कल शपथ लेगी, नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, वो इन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे।